वृद्धि में हालिया गिरावट रियल सेक्टर पर वित्तीय क्षेत्र द्वारा अवरोध। वृद्धि का मंद चक्र। वृद्धि का मंद चक्र। जब वृद्धि का सूचक्र धीमी गति से घूमता है तो अचल निवेश में कमी से जीडीपी वृद्धि में भी कमी हो जाती है, तो अंततः उपभोग वृद्धि में कमी का कारण बनती है। भारत के मामले में अचल निवेश की दर और जीडीपी वृद्धि के मध्य इस कम होते प्रभाव को 3 से 4 वर्ष तक देखा जा सकता है और उपभोग में वृद्धि पर जीडीपी वृद्धि का प्रभाव 1 से 2 वर्ष में परिलक्षित होता है। वर्ष 2011-2012 के पश्चात से अचल निवेश दर में तीव्र गिरावट होना शुरू हुई है और वर्ष 2016-2017 के बाद से यह अचल बनी हुई है, जिसके कारण वर्ष 2017-2018 के बाद वृद्धि में गिरावट आई है। अचल निवेश दर में कमी। वर्ष 2009-2014 से वर्ष 2014-2019 के मध्य अधिकांश परिवारों का समग्र अचल निवेश 14.3% से कम होकर 10.5% हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र में आंशिक रूप से अचल निवेश 2 अवधियों के दौरान जीडीपी के 7.2% से घटकर 7.1% हो गया है। तथापि वर्ष 2011-2012 और वर्ष 2017-18 के मध्य सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 11.5% पर इस निजी कॉर्पोरेट निवेश में स्थायित्व संवृद्धि के मंद चक्र और निवेश रूप से जीडीपी एक उपभोग में हुई हालिया मंदी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट है निजी कॉर्पोरेट निवेश पर वित्तीय क्षेत्र का अवरोध। अकस्मात रूप से ऋण का विस्तार विशुद्ध रूप से आपूर्ति से होता है। इसके परिणाम स्वरूप अल्पकालीन उत्पादन और रोजगार वृद्धि हो सकती है, किंतु दीर्घकाल में यह महत्वपूर्ण संकुचन का कारण बनता है। अधिकांश मामलों में ऋण यानी क्रेडिट चैनल घरेलू ऋण के माध्यम से कार्य करता है, जहां घरेलू ऋण की मांग में लघु अवधि के लिए वृद्धि होती है और यह मांग अगले चरण में कम हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप मंदी उत्पन्न हुई। भारतीय परिदृश्य में ऋण चैनल कॉर्पोरेट निवेश के माध्यम से कार्य करता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र में लाभोपरांतक और निम्न निवेश का चित्रण किया गया है, जो अंततः जीडीपी वृद्धि में हालिया गिरावट का कारण रही है। यहाँ पर यह कहना उपयोगी होगा कि वृद्धि कम होने के चक्र का मूल कारण 21वीं सदी के प्रथम दशक के मध्य तथा उसके बाद ऋणों में अत्यधिक वृद्धि रही है। इस सहसंबंध के माध्यम से देखा जा सकता है कि जिन फर्मों ने वर्ष 2007-2008 से 2011-2012 की अवधि के मध्य अत्यधिक उधार लिया था, उन्होंने वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 की अवधि के दौरान काफी कम निवेश किया। अब नेक्स्ट देखेंगे डिलेवरेजिंग का अर्थ किसी के ऋण स्तर को कम करने हेतु त्वरित रूप से उसकी संपत्ति को विक्रय करने की
प्रक्रिया को डिलेवरेजिंग कहते हैं। घरेलू निवेश में कमी। पारिवारिक क्षेत्र में परिवारों के साथ साथ अर्ध निगम भी शामिल है। यह मूल्य श्रृंखला के बैंक एंड और रियल एस्टेट क्षेत्र में उद्यमों को शामिल करने के लिए प्रत्यक्ष खुदरा उपभोग के लिए निवेश की आपूर्ति करता है। घरेलू क्षेत्र में निवेश में गिरावट यह दर्शाता है कि मशीनरी और उपकरण तथा अन्य इमारतों और संरचनाओं के निवेश में कुल घरेलू क्षेत्र के निवेश का 2/3 से अधिक भाग होता है। निवेश में गिरावट इसी निजी कॉर्पोरेट निवेश स्तर से जुड़ी हो सकती है। अर्ध निगम क्या है? तो ये परिवार से संबंधित गैर निगमित उद्यम होते हैं जिसमें उनका संपूर्ण विवरण होता है। निजी उपभोग में विलंबित गिरावट। वर्ष 2009-2016 तक जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में निजी उपभोग में वृद्धि हुई थी। इसके बाद वर्ष 2017-2018 में गिरावट दर्ज की गई और वर्ष 2019-20 में प्रथम 6 माह में तेजी से कमी आने से पहले वर्ष 2018-2019 में पुनः इसमें वृद्धि हुई थी। 2018 और 2019 में निजी उपभोग में विलंबित गिरावट के बारे में है। तो ये 2018-2019 में पुनः इसमें वृद्धि हुई थी निजी उपभोग में। 1-2 वर्ष की अवधि में गिरावट के बाद से उपभोग पर सकल घरेलू उत्पाद का प्रभाव कई गुना हो गया। इसलिए वर्ष 2017-2018 से उपभोग में गिरते हुए रुझान पर जीडीपी वृद्धि में आंशिक गिरावट का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। संभावनाएं। आईएफएम ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के जनवरी 2020 के अद्यतन में यह अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 5.8% होगी। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स में जनवरी 2020 में यह अनुमान व्यक्त किया कि वर्ष 2020-2021 में भारत की जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 5.8% होगी। किंतु जीडीपी में संभावित वृद्धि के संदर्भ में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों जोखिम है, जिसके बारे में आगे चर्चा है। तो नकारात्मक जोखिम। वैश्विक व्यापार तनाव में निरंतर वृद्धि से वैश्विक उत्पादन वृद्धि के सुधार में विलंबन हो सकता है, जो देश के निर्यात निष्पादन को बाधित करेगा। वैश्विक व्यापार तनाव में निरंतर वृद्धि से अमेरिका ईरान के मध्य व्याप्त भू-राजनीतिक तनाव से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी तथा रुपये में गिरावट होगी एवं निवल एफपीआई प्रवाह कम हो सकता है। यदि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु उन्नत क्षेत्र के केंद्रीय बैंकों द्वारा अल्पकालीन ब्याज दरें बढ़ाई जाएगी, तो इसके परिणामस्वरूप भारत सहित उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था में पूंजी का पलायन हो सकता है। यदि दिवाला व शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी का कार्यान्वयन तीव्र गति से नहीं होता है, तो भविष्य में बैंकों के ऋण जोखिम कम नहीं होंगे, जो मौद्रिक नीति संचरण को प्रभावित करेगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
के कार्यान्वयन से राजकोषीय घाटा उच्च होगा, जिससे संभवतः क्राउडिंग आउट यानी निजी क्षेत्र हेतु पैसे की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में यदि निजी क्षेत्र निवेश के लिए बाह्य फंडिंग पर निर्भर होगा, तो इससे चालू खाता घाटा में वृद्धि होगी और रुपये का अवमूल्यन होगा तथा इसके कारण उपभोग, निवेश और समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्पादकता लाभ और सकल घरेलू बचत दरों में वृद्धि न होना एवं चुनौती बनी हुई है। सकारात्मक जोखिम। हालांकि IMF द्वारा जनवरी 2020 में प्रकाशित WEO अपडेट में यह भी अनुमान व्यक्त किया गया है कि वैश्विक उत्पादन वृद्धि ग्लोबल आउटपुट ग्रोथ में वर्ष 2020 में सुधार आएगा तथा यह 3.3% तक पहुंच जाएगा, जो भारत के निर्यात को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। किफायती आवास पर सरकार के बल देने से परिवारों द्वारा आवास में उच्चतर निवेश से अर्थव्यवस्था में अचल निवेश बढ़ेगा। NIP की घोषणा। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में देश में FDI अंतर्प्रवाह और बढ़ाएगी। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंक में सुधार करने हेतु निरंतर प्रगति कर रहा है। नई विनिर्माण कंपनी के लिए आधार कॉर्पोरेट कर की दर को घटाकर 15% करने से निवेश संबंधी प्रतिफल दर में वृद्धि होगी। वर्ष 2020-2021 में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अनुमान। नकारात्मक सकारात्मक दोनों जोखिमों के समग्र आकलन के आधार पर वर्ष 2020-2021 में भारत की GDP संवृद्धि दर 6.0 से 6.5% के मध्य होने की संभावना है।